स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, हमारे दुर्गों का टॉपिक चल रहा है और आज जो हमारा दुर्ग होगा वो होगा नाहरगढ़। कौन सा होगा? नाहरगढ़ का किला। तो जो नाहरगढ़ का किला होगा वो नाहरगढ़ का किला किस जिले में आएगा? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। इसका निर्माता किसे माना जाता है? वो जयसिंह सेकंड, जो जयपुर के राजा थे, जयसिंह सेकंड। इस जयसिंह सेकंड को इस नाहरगढ़ का निर्माता माना जाता है और कब करवाया था? 1734 ईस्वी में। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि क्यों करवाया था? कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस नाहरगढ़ का निर्माण इस जयसिंह सेकंड ने जयपुर में करवाया था। इस नाहरगढ़ को अनेक उपनामों से जाना जाता है। इस नाहरगढ़ को अनेक उपनामों से जाना जाता है। इसमें इसको सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का किला, सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का किला, महलों का दुर्ग, किस नाम से? महलों का दुर्ग, तथा जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। कि जयपुर की तरफ झांकता हुआ जो दुर्ग कहते हैं वो किसे कहते हैं? आपके नाहरगढ़ को कहते हैं। तो सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का किला, महलों का दुर्ग। सुदर्शनगढ़, मीठड़ी का किला, महलों का दुर्ग, जयपुर की तरफ झांकता, जयपुर की तरह नहीं, जयपुर की तरफ, जयपुर की तरफ या जयपुर को लाइन मारता हुआ अगर कोई दुर्ग है तो वो कौन सा कहलाएगा? नाहरगढ़। यानी सुदर्शनगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो सुदर्शन चक्र है उसके समान है। किस? नाहरगढ़ की आकृति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शनगढ़, भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है सुदर्शन, उसके समान है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ कहते हैं। जबकि मीठड़ी नामक पहाड़ी पर बना हुआ होने के कारण, कि मीठड़ी नामक पहाड़ी पर बना हुआ होने के कारण, कौन सी पहाड़ी पर बना है? मीठड़ी नामक पहाड़ी पर बना होने के कारण मीठड़ी का किला। जबकि इसमें एक जैसे 9 महल हैं। इसमें एक जैसे कितने महल हैं? 9 महल हैं। इसलिए किस नाम से? महलों का दुर्ग नाम से जाना जाता है। जबकि इसका जो आकार है, यानी आप इस दुर्ग पर खड़े होकर पूरे जयपुर को निहार सकते हो। इस दुर्ग पर खड़े होकर पूरे जयपुर को निहार सकते हो, इसलिए जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग भी कहते हैं। आगे की बात करें नाहरगढ़ के किले के बारे में, कि नाहरगढ़ के किले के बारे में बात करें तो आपके जो नाहरगढ़ का किला है इसके निर्माण में कुल 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। कि नाहरगढ़ का जो किला है इसके निर्माण में कुल कितने लाख रुपए? 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। तथा यहीं पर स्थित है कौन सी बावड़ी? खालसा बावड़ी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि खालसा बावड़ी कहाँ स्थित है। तो खालसा जो बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। खालसा बावड़ी कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग के पास में है। इस दुर्ग को नाहरगढ़ कहते हैं नाहर सिंह भूमिया के नाम पर। कि
नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इस दुर्ग को नाम किसका दिया गया था? नाहरगढ़ का नाम दिया गया था। और आज भी आमेर में, जयपुर आमेर में इसे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कि नाहर सिंह भूमिया का स्थान था जिस स्थान पर यह दुर्ग बना हुआ है, और इस नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही इस नाहरगढ़ का नामकरण किया गया था। आज भी नाहर सिंह भूमिया आमेर में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। जबकि जयपुर के एक राजा थे माधो सिंह सेकंड। जयपुर के एक राजा थे कौन? माधो सिंह सेकंड। इन्होंने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, इन माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। कि माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण करवाया, वो कहां पर करवाया था? आपके नाहरगढ़ में करवाया था। तो एक जैसे 9 महल कहां देखने को मिलते हैं? नाहरगढ़ में। और निर्माता कौन? आपका माधो सिंह। और ये जो महल बने हुए हैं किस शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए हैं ये महल? विक्टोरिया शैली में ये महल बने हुए हैं। विक्टोरिया, जो कि पश्चिम की एक शैली मानी जाती है। पश्चिम बोले तो कौन सा पश्चिम? वेस्टर्न साइड की, यानी अंग्रेजों की एक शैली थी विक्टोरिया शैली। उसी शैली में बने हुए हैं कौन से? आपके एक जैसे 9 महल। जयपुर का ही एक राजा था जगत सिंह, जिसको जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। इस जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। इसे जगत सिंह की प्रेमिका थी जिसका नाम था रसक कपूर। इसका क्या नाम था? रसकपुर। हाँ, रसकपुर नाम था। और कहते हैं इस रसकपुर को कैद कर इसी नाहरगढ़ के किले में रखा गया था। कि रसकपुर को कैद करके इसी नाहरगढ़ के किले में रखा गया था। और जो किसकी प्रेमिका थी? जगत सिंह की। और जगत सिंह जयपुर का बदनाम शासक कहलाता है। अभी का दुर्ग पढ़ते हैं, किला पढ़ते हैं, बूंदी का किला। अगला कौन सा आता है? बूंदी का किला आता है। और बूंदी का किला कहां पर आता है? आपके तारागढ़, सॉरी, बूंदी का किला कहां पर आता है? बूंदी में आता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? तारागढ़। बूंदी किले का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ का किला है। दोस्तों, राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं। राजस्थान में कितने तारागढ़ हैं? 2 तारागढ़ है। एक तारागढ़ कहां पर? बूंदी में। और एक तारागढ़ कहां पर? अजमेर में। एक तारागढ़ कहां पर? बूंदी में। और एक तारागढ़ कहां पर? अजमेर में स्थित है। भाई अजमेर वाले तारागढ़ को तो, सॉरी, अजमेर का जो किला है उसको तो तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर उस अजमेर के किले को तारागढ़ कहा। लेकिन इस बूंदी वाले किले को तारागढ़ क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि ये जो दुर्ग है बूंदी का किला, ये एक बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। बूंदी का जो किला है एक बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। तो जब इसको ऊंचाई पर नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, जब इस बूंदी के किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई तारा चमक रहा हो, यानी आसमान में तारे के समान प्रतीत होता है बूंदी का किला। कि बूंदी का किला नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर आकाश में तारे के समान प्रतीत होता है, इसलिए बूंदी के किले को क्या कहा गया? तारागढ़ कहा गया। वैसे इस बूंदी के किले को
तिलिस्मी का किला भी कहते हैं, तिलिस्मा किला भी कहते हैं, या तिलिस्मी का किला भी कहते हैं, तिलिस्मा या फिर तिलिस्म का किला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें अनेक प्रकार की सुरंगें हैं, यानी सुरंगों का किला किसे कहते हैं? तो आपके जैसे महलों का किला नाहरगढ़ है ना, वैसे अगर पूछे कि सुरंगों का किला, तो आपका जवाब क्या होगा? बूंदी का किला। और अनेक सुरंग होने के कारण इसे तिलिस्मी का किला भी कहते हैं, तिलिस्मी का किला भी कहते हैं। आगे की बात करो तो इसके बारे में दो चार बातें हैं। बूंदी जो आता है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। बूंदी किस में आता है? हाड़ौती प्रदेश में आता है। और हाड़ौती प्रदेश का जो सबसे प्राचीन दुर्ग या किला माना जाता है, कि हाड़ौती क्षेत्र का जो सबसे प्राचीन किला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? आपके बूंदी का माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बूंदी का माना जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। और कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ है। कि कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? ये जमीन से 1426 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। कौन सा किला? आपका बूंदी का किला। और हाड़ौती का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। कौन सा किला? आपका बूंदी का किला। एक इतिहासकार आता है जिसको आप रुडियार्ड कीपलिंग बोलते हो। नाम याद करना इसका, रुडियार्ड कीपलिंग। रुडियार्ड कीपलिंग इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है? रुडियार्ड कीपलिंग इस बूंदी किले के बारे में क्या कहता है? तो वो कहता है कि यह दुर्ग मानव नहीं, यह दुर्ग मानव नहीं, प्रेतों यानी भूत प्रेतों के द्वारा बनाया लगता है। कि यह दुर्ग मानव नहीं, भूत प्रेतों के द्वारा बनाया लगता है। ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? बूंदी के बारे में, बूंदी किले के बारे में। और कहने वाला कौन है? आपका रुडियार्ड कीपलिंग है। कौन है आपके? रुडियार्ड कीपलिंग। तो रुडियार्ड कीपलिंग बूंदी दुर्ग के बारे में कहता है, यह दुर्ग मानव नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। इसके बारे में अन्य बातें करें तो यहाँ अनेक प्रकार की तोपें हैं। इस दुर्ग में अनेक प्रकार की तोपें रखी हुई हैं। इसमें पहली आती है गर्भ गुंजन तोप। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? तो गर्भ गुंजन जो तोप आएगी वो बूंदी के किले में आएगी। गर्भ गुंजन तोप कहां पर आएगी? बूंदी के किले में आएगी। वैसे अनेक प्रकार की है, लेकिन आपको यही याद करनी है कि गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? आपकी बूंदी के किले में है। मैं प्रमुख महलों की बात करूं तो एक जीव रखा महल आता है। कौन सा आता है? जीव रखा महल। और जीव रखा महल कहां पर आएगा? आपके बूंदी के किले में आएगा। उसके बाद एक बावड़ी आती है, रानी जी की बावड़ी। कौन सी आएगी? रानी जी की बावड़ी। ये भी कहां पर आएगी? आपके बूंदी किले में आएगी। उसके बाद एक झील आती है, नवलखा झील। कौन सी आएगी? नवलखा झील। और ये नवलखा झील भी कहां स्थित होगी? आपके बूंदी में स्थित होगी, बूंदी किले में। इसके अलावा एक और महल आता है, राजा अनिरुद्ध का महल। कौन सा महल? राजा अनिरुद्ध का महल। और वो राजा अनिरुद्ध का महल भी कहां देखने को मिलता है? आपको बूंदी किले में देखने को मिलता है। तो गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? बूंदी के किले में है। जीव रखा महल कहां पर है? बूंदी में है, बूंदी किले में। रानी जी की बावड़ी बूंदी के किले में।
अनिरुद्ध महल बूंदी के किले में, और नवलखा झील भी कहां पर है, बूंदी किले में देखने को मिलती है। अगला दुर्ग पढ़ते हैं अपन शिवाना। अगला दुर्ग कौन सा आता है, शिवाना आता है। और शिवाना कहां पर है, शिवाना बाड़मेर में। शिवाना दुर्ग कहां पर है, बाड़मेर में है, जिसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। इसका निर्माता किसे माना जाता है, निर्माता माना जाता है वीर नारायण पंवार को माना जाता है। इस दुर्ग का प्राचीन नाम है कुंबाणा। इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, इस दुर्ग का प्राचीन नाम है कुंबाणा। तो कुंबाणा का किला कौन सा कहलाता है, आपका शिवाना का दुर्ग। कुंबाणा किला कौन सा कहलाता है, शिवाना का दुर्ग। और इस शिवाना को कुमट दुर्ग भी कहते हैं, कुमट। इस शिवाना को क्या कहते हैं, कुमट दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस शिवाना के चारों तरफ एक कुमट नामक झाड़ी पाई जाती है। इस शिवाना के चारों तरफ कुमट नामक झाड़ी देखने को मिलती है, इसलिए इसे किस नाम से, कुमट दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको शिवाना को अलखनऊ शिवाना नाम से भी, अलखनऊ शिवाना नाम से भी जाना जाता है। कि एक तो कुमट दुर्ग शिवाना को, कुंबाणा दुर्ग किसको, शिवाना को, और अलखनऊ शिवाना भी किसे कहते हैं, शिवाना दुर्ग को कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, कि मारवाड़ राजाओं की जो शरण स्थली माना जाता है दुर्ग, वो कौन सा दुर्ग माना जाता है, आपके शिवाना दुर्ग माना जाता है। कि शिवाना दुर्ग मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। शिवाना दुर्ग मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो क्योंकि जब कभी भी जोधपुर के राजाओं के ऊपर संकट आता तो वो भागकर शिवाना में ही शरण लेते थे, इसलिए शिवाना को मारवाड़ राजाओं की क्या कहते हैं, शरण स्थली कहा कहते हैं। आगे की बात करें कि शिवाना किस पहाड़ी पर बना हुआ है। ये जो शिवाना का किला है ये किस पहाड़ी पर है, तो ये बना हुआ है हल्देश्वर की पहाड़ी पर। एक हल्देश्वर पहाड़ी है, और इस हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, आपके शिवाना का दुर्ग बना हुआ है। कहते हैं कि इस दुर्ग में शेर ए राजस्थान कहे जाने वाले, और किसे कहते हैं शेर ए राजस्थान, जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछे आपसे कि जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर कहां रखा गया, तो जय नारायण व्यास को, जिन्हें शेर ए राजस्थान भी कहते हैं, इन्हें बंदी बनाकर कहां रखा गया था, शिवाना दुर्ग में रखा गया था। और इन्हीं के साथ साथ रखा गया था छगनराज चौपासनी को। इन्हीं के साथ साथ किसे रखा गया था, छगनराज चौपासनी को भी बंदी बनाकर रखा जाता है। कहां पर, शिवाना दुर्ग में। तो छगनराज चौपासनी व जयनारायण व्यास को शिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा इस शिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। कि जालोर दुर्ग की कुंजी या जालोर दुर्ग की जो चाबी कहते हैं, वो किसे कहते हैं, आपके शिवाना के दुर्गों को कहते हैं। और ये इस शिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। इस शिवाना दुर्ग में कितने शाखे हुए थे, 2 शाखे हुए थे शिवाना दुर्ग में। अब ये शाखा क्या होता है, कि जब कोई आक्रमणकारी
किसी शासक पर आक्रमण करता था तो वहां के जो पुरुष लोग थे, यानी वहां के जो सैनिक थे, वो तो एक केसरिया पगड़ी आती थी, उस केसरिया पगड़ी को पहनकर युद्ध में कूद पड़ते थे और अपने प्राणों का बलिदान कर देते। कि जब कोई आक्रमणकारी किसी शासक पर आक्रमण करता तो यहाँ के जो पुरुष थे, यानी यहाँ के जो सैनिक थे, वो केसरिया बाना पहनकर या केसरिया पगड़ी पहनकर अपने प्राणों का बलिदान करते, युद्ध करते करते। तो वो चीज क्या कहलाती थी? केसरिया कहलाती थी। जबकि यहाँ की जो स्त्रियां थी या महिलाएं थी, वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, जो भी सतीत्व होता था, उस सतीत्व की रक्षा के लिए जल या अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों का बलिदान किया करती। कि जल या अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों का बलिदान किया करती। और ये चीज क्या कहलाती थी? जोहर कहलाती थी। और ये दोनों जब एक साथ होते तो वही चीज क्या कहलाती थी? शाखा कहलाती थी। कि केसरिया और जौहरों का एक साथ होना, कि केसरिया व जौहर का एक साथ होना शाखा कहलाता। जौहर महिलाओं के द्वारा, जबकि केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता था। तो कुछ ऐसा ही शाखा इस शिवाना में भी देखने को मिला। कुछ ऐसा ही शाखा शिवाना में देखने को मिला। पहला 1310 ईस्वी में, जब यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव। शासक कौन था? शीतल देव। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो शिवाना का पहला शाखा 1310 ईस्वी में, उस शाखे के समय शिवाना का शासक शीतल देव। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और एक ने कहते हैं कि 1310 ईस्वी में अधिकार कर लिया था किस पर? शिवाना पर। और इसकी डिटेल में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। और कहते हैं कि शिवाना का नाम बदलकर एक ने क्या कर दिया था? खैराबाद। कि नाम बदलकर शिवाना का क्या कर दिया जाता है? खैराबाद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद जो दूसरा शाखा हुआ था वो 1582 ईस्वी में हुआ था। शिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। उस समय यहाँ का राजा कौन था? कल्ला राय मलोट। उस समय यहाँ का शासक कौन था? कल्ला राय मलोट यहाँ का शासक था। और आक्रमणकारी जो था, आक्रमणकारी था उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। और इसको भेजा किसने था? अकबर ने भेजा था। यानी 1582 शिवाना का दूसरा शाखा आक्रमण किसके समय हुआ? यानी इस दूसरे शाखे के समय शिवाना का शासक कौन था? कल्ला राय मलोट। जिसने और यहाँ का आक्रमणकारी कौन था उस समय? मोटा राजा उदय सिंह। यानी कल्ला राय मलोट पर आक्रमण किसने किया था? मोटा राजा उदय सिंह ने। और इस उदय सिंह को भेजा किसने था? अकबर ने भेजा था। और इस दुर्ग में भी कल्ला राय मलोट वीर गति को प्राप्त होता है। कहते हैं कि कल्ला राय मलोट का जो थड़ा स्थित है, वो थड़ा भी आपको, कल्ला राय मलोट का जो थड़ा स्थित है, थड़ा, वो थड़ा भी कहां देखने को मिलता है? शिवाना दुर्ग में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस भाग में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट भाग में हम राजस्थान के और किलों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।